वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गुरु ने अन्वी से हाथ छुड़ाना चाहते कि तभी अन्वी ने गुरु का हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा, कोशिश बेकार है पतिदेव, आई वोंट लीव यू। अन्वी की बात सुन गुरु दीदी को देख हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसे शर्म आ गई थी तो वही गुरु को एहसास होते देख दी ने कहा, मैं तेरे लिए पानी ले आती हूँ। गुरु ने जल्दी से हमें से हिला दिया और उनके जाते ही उसने बड़े मुश्किल से अपनी से अपना हाथ छुड़वा लिया। वो जल्दी से किचन में आया तो दीदी ने उससे खाने का पूछा, पर उसने उन्हें बताया कि अनु वो बाहर खाना खा कर आए हैं। दीदी के जाते ही गुरु ने वहां किचन में ही नीचे अपना बिस्तर लगाया और फिर चुपचाप अनवी को वापस लेने आया तो देखा दीदी रूम में नहीं थी। मौका पाकर उसने खुश होकर अनवी को एक बार फिर अपनी गोद में उठा लिया और उसे अपने साथ अपने लगाए बिस्तर पर ले आया। इस सब से अब अनवी की आँख खुल गई तो उसने गुरु से पूछा, हम घर आ गए। गुरु ने अनवी का सवाल सुन उसके पास लेटते हुए कहा, जी बीवी जी, आपकी नींद पूरी हुई या नहीं? अनवी ने गुरु के गले लगकर कहा, नहीं अभी नहीं। गुरु उसकी आवाज़ सुन मुस्कुरा दिया। कुछ देर की खामोशी के बाद अनवी ने गुरु से कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत गलत समझा। आप मुझसे दोस्त भाईजान की वजह से रहते थे और मैं आपको गलत समझती थी। अनवी की बात सुन गुरु ने कहा, हाँ पर इसमें तुम्हारी क्या गलती? मैं बस इतना चाहता था कि उस भाईजान की नज़र तुम पर ना पड़े, पर जबकि उसकी नज़र तो शुरू से तुम पर ही थी। पर इस समय ये अच्छी बात हुई कि उसने तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। गुरु ने अनवी के बालों को सहलाते हुए आगे कहा, सच कहूँ तो अगर तुम मेरी मोहब्बत बन जाती तो मोहब्बत बन जिंदगी बना दी तो शायद आज भी मैं उस भाईजान के हाथी को कठपुतली होता, उसका खेल खत्म करने आया था पर खुद उसका खिलौना बनकर रह गया था। तुम आई तो जैसे जिंदगी में छाया हुआ अंधेरा छट गया, एक वजह मिल गई जीने की और तुम्हारा ही कारण मुझे होश आया कि मैं क्या से क्या बन सकता हूँ। याद आया कि मैं यहाँ अपने परिवार की मौत का बदला लेने आया था। याद आ गया कि भाईजान को खाक में मिलाने आया था, ना कि खुद को आग में मिलने। मिस्टर सहाय की सभी शर्तें मानी तुम्हें अपने पास रखने के लिए। मैंने वो सब किया जो शायद मैं कभी नहीं करता। तुम्हें इस सब के चक्कर में बहुत हर्ट भी गया, इसलिए माफी तो मुझे मांगनी चाहिए तुमसे। अनवी ने गुरु की बात सुन मना करते हुए कहा, नहीं प्लीज नहीं, चलिए छोड़िए आज से, बल्कि अभी से एक नई शुरुआत करते हैं और उस भाईजान का चैप्टर क्लोज करते हैं। अनवी की बात सुन गुरु मुस्कुरा दिया। उसने हाँ में से ला दिया तो अनवी ने भी उसे देख मुस्कुरा दी। दोनों मोहब्बत से एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। अनवी इस समय गुरु की बाहों में थी। दोनों एक दूसरे के काफी करीब थे कि तभी अनवी गुरु से थोड़ा और नजदीक हुई। उसने उनके बीच बची हुई दूरी को भी खत्म कर अपनी आंखें बंद करते हुए उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। वहीं गुरु अनवी को ऐसा करने पर जड़ हो गया। उसकी सांसें थम गई। उसे हैरानी हो रही थी कि यह सच है या सपना। अनु उसे किस करेगी उसके लिए किसी सपने से कम नहीं था। गुरु के होठों को छूने के बाद अनु उससे दूर हुई तो गुरु ने धीरे से पूछा, क्या हुआ, रुक क्यों गई? उसके इस तरह पूछने पर अनु सब में सलार हो गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसने इतनी सी हिम्मत कैसे कर ली और कैसे उसे किस कर दिया। वहीं गुरु ने जो उसके जवाब के इंतजार में अब उसे ही देखते हुए झुका और उसने अनवी के होठों के पास अपने होठों को छुआ। अनवी अपनी आंखें भींच ली। मैं गुरु बहकने लगा था, इसलिए उसने अनवी के चेहरे को अपने दोनों हाथों में लिए पूरे चेहरे को चूम लिया। वह अनवी को अपनी बाहों में लिए उसे छूने लगा कि तभी अनवी को होश आया कि गुरु बेकाबू हो रहा है। दीदी उनके साथ है। ऐसे में गुरु का बहकना उसे ठीक नहीं लगा, इसलिए अनवी ने करवट बदल ली। उसके ऐसा करने पर गुरु ने नाक खोदते हुए कहा, ये क्या हरकत है? तो अनवी ने भी सपाट लहजे में कहा, सो जाइए। उसकी बात सुन गुरु ने उसे पीछे से अपनी बाहों में कैद करते हुए कहा, नहीं अभी नहीं सोना। गुरु की बात सुन अनवी ने भी जल्दी से अपना सिर उठाते हुए कहा, हाँ दीदी कुछ कहा आपने? अनवी की बात सुन गुरु ने जल्दी से उसका मुंह अपने हाथों में दबा लिया और धीरे से कहा, मैं समझ गया मेरी माँ, चलो सोते हैं। उसकी हरकत पर अनवी ने अपना मुंह तकिए में छुपाकर हंसने लगी। वहीं गुरु ने उसके ऐसा करने पर पीछे से उसके गले पर काट लिया। उसके ऐसा करने पर अनवी के मुंह से सिसकी निकल गई तो गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, और हंसना है या बोर सोना है? अनवी ने उसे दूर करने की कोशिश करते हुए कहा, सोना है, पर पहले आप तो दूर हटिए। गुरु ने उसे कसकर पकड़ते हुए कहा, जी कितना दूर? कितना तो दूर रह लिए, अब भी दूर रहना है। उसकी बात सुन अनवी ने कसमा आना बंद कर दिया और दोनों ही कुछ देर में सो गए थे। इधर दीदी अम्मी को बेड पर न पाकर समझ चुकी थी कि वो गुरु के साथ वहीं दूसरी तरफ रात के 10 बजने को थे और वो जो इस समय प्रीति के घर के बाहर अपनी बाइक पर टिक कर खड़ा हुआ था। इस इंतजार में के साथ प्रीति खिड़की पर आई और वो उसे एक नजर देख सके वे ठीक है या नहीं। वो अच्छे से जानता था कि सिवा के धोखे के बाद प्रीति का दिल टूट चुका था। उसने प्रीति को कॉल किया था पर उसका फोन बंद जा रहा था। काफी देर तक इंतजार करने के बाद ही सही प्रीति खिड़की पर आई तो रघु के होठों पर मुस्कान खिलाई। वहीं प्रीति की नजर उस पर पड़ी तो उसने इशारे में रघु से पूछा कि वो यहाँ क्या कर रहा है। तो रघु ने उसे इशारा कर नीचे आने को कहा। कुछ देर बाद प्रीति चुपचाप घर से बाहर निकल कर आई और उसने रघु से कहा, तुम पागल हो, इस तरह से यहाँ क्या कर रहे हो? अगर किसी ने तुम्हें देख लिया तो? रघु ने प्रीति की बात इग्नोर कर जल्दी से कहा, एक राइड हो जाए। प्रीति ने रघु की बात सुन शौक हो उससे पूछा, क्या? रघु ने जल्दी से बाइक पर सवार होते हुए कहा, हाँ ज्यादा दूर नहीं जाएगी। प्रीति उसकी बात सुन उसे देखने लगी और
पर जैसे ही उसने बाइक स्टार्ट की तो प्रीति ने जल्दी से घर को बाहर से लॉक कर दिया और जाकर बाइक पर बैठ गई। घर रघु ने बाइक आगे बढ़ाई तो प्रीति ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए ने कहा, तुम सच में पागल हो, अगर पापा या भाई उठ गया तो मेरी खैर नहीं। रघु ने उसकी बात सुन हंसते हुए कहा, अच्छा इतना डरती हो उनसे? प्रीति ने जल्दी से मना करते हुए कहा, हम नहीं, ओ तो मैं किसी से नहीं डरती। रघु प्रीति की बात सुन बोला, झूठी? तो प्रीति ने कहा, सच्ची में किसी से नहीं डरती, चाहो तो आजमा कर देख लो। रघु ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, पर फिर कभी। दोनों इस तरह कुछ न कुछ बातें करते हुए घर से थोड़ा दूर चले गए थे। प्रीति के चेहरे पर अब से मुस्कान आ खिली थी, जो कि आज दिन भर से कहीं गायब हो गई थी। रघु ने भी उसी दिन की किसी बात का जिक्र न करते हुए उसे अपनी ही बातों में उलझाए रखा था। सुबह के लगभग 4 बजे के समय आर्यन की नींद खुली, क्योंकि उसे किसी के सुबकने की आवाज सुनाई दे रही थी। आर्यन ने पहले तो अंधेरे में देखने की कोशिश की, मगर अब जब वे कुछ नहीं दिखा तो लाइट ऑन कर रूम में नजर उड़ाई तो एक कोने में धोनी को अपने घुटनों के बीच अपना सर रखे बैठे देख और जल्दी से उठ गया। आर्यन ने धोनी के पास आते हुए कहा, दी वही धोनी। वो तो अपने आप में इस कदर खोई हुई थी कि उसे सुध ही नहीं दी कि आर्यन उसे आवाज दे रहा था। उसे पूरी रात हो चुकी थी रोते हुए, शायद ही इसी बीच वो थोड़ा बहुत सोई होगी, वरना तो उसने पूरी रात रोने में गवाई थी। वो अपना होश में वापस आई जब आर्यन की आवाज उसके कान में पड़ी। उस अपना सिर उठाकर देखा तो आर्यन अपनी बहन की हालत देख हैरान हो गया। उसकी आंखों के नीचे नींद बने काले घेरों को देखो जल्दी से उसके पास अपने घुटनों के बल बैठ गया। उसने धोनी की फिक्र करते हुए पूछा, क्या हुआ दीदी, आपकी ये हालत, कुछ हुआ है क्या? आप रो क्यों रही है? आर्यन को खुद के लिए परेशान होते देख धोनी एक बार फिर से रो पड़ी और जल्दी से आर्यन के गले लग गई। आर्यन ने उसे संभाल कर डरते हुए पूछा, दी क्या बात है, आप इस तरह से रो क्यों रही है? धोनी ने उसके गले लग रोते हुए कहा, आर्यन मुझे वो मिस्टर इससे ज्यादा वो कुछ बोल ना सके और एक बार फिर अपने भाई के गले में लग रोने लगी। उससे कुछ बोला नहीं जा रहा था, ऊपर से उसकी हालत ऐसी थी कि वह जैसे अभी बेहोश हो जाएगी। आर्यन ने धोनी को गोद में उठा जल्दी से बेड पर लेटाया। उसके सिर को छूकर देखा तो उसका माथा गर्म हो रखा था। वो परेशान हो गया। एक बार उसने रोती हुई धोनी से पूछा, दी बताओ भी क्या हुआ है, मुझे डर लग रहा है। आर्यन की बात सुनकर भी मैं धोनी मुंह फेर कर रोती रही तो आर्यन उठकर जल्दी से बाथरूम की ओर भागा और अपने मग में पानी ले आया। उसने अपना रुमाल मग के पानी में भिगोकर धोनी के सिर पर रखते हुए कहा, दी क्या बात है, आप मुझे नहीं बताओगे? धोनी आर्यन की बात सुनी धीरे धीरे अब शांत हो गई। आर्यन ने एक बार फिर रुमाल को भिगोकर उसके सिर पर रखना चाहा था कि तभी धोनी ने अचानक से उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, आर्यन मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ से जाना है। आर्यन ने हैरान हो तो उससे पूछा, क्या? तो धोनी जल्दी से उठ गई और उसने रूम में इधर उधर रख अपना सामान समेटते हुए कहा, हाँ हम अभी यहाँ से जाएंगे, अपना सामान पैक करो। आर्यन ने बेड से उठ धोनी के पास जाते हुए कहा, अभी इस समय आप अपनी हालत तो देखे, फीवर आ रहा है आपको, मुझे कोई जगह तो ढूंढने दे, कहाँ जाकर रहेंगे? धोनी ने आर्यन की बात सुन उस पर भड़कते हुए कहा, कहीं भी फीवर ही तो नहीं है, कहीं भी फीवर ही तो है, मरी नहीं हूँ, जिंदा हूँ, पर यहाँ रही तो जरूर मर जाऊंगी। धोनी की हालत देख आर्यन बहुत हैरान था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वे इतना समझ चुका था कि कुछ तो हुआ था, पर अभी धोनी की हालत देख उसने एक शब्द भी अपने मुंह से नहीं निकाला और चुपचाप अब उसके साथ अपना सामान पैक करने लगा। सुबह के 7 बजे रघु वापस लौट आया। पूरी रात प्रीति के साथ बातों में बीती। वो बहुत खुश था, इसलिए झूमते हुए आया था। गुरु और छोटे के साथ वो कंचन के पास जाने वाला था, पर उससे पहले अपने फ्रेश होने का सोचा, इसलिए जल्दी से छोटे के रूम की तरफ ही चला आया। काफी देर तक डोर नॉक करने के बाद भी जब छोटे ने डोर नहीं खोला तो रघु परेशान होकर उसने रघु के पास जाने का सोचा ही था, गुरु के पास जाने का सोचा ही था कि तभी छोटे ने दरवाजा खोल दिया। रघु ने अंदर आ उससे कुछ कहना चाहा था कि वे इस रूम में फैले सिगरेट के धुएं से जोर जोर से खांसने लगा और अपने हाथ से धुएं को दूर करने की कोशिश करते हुए कहा, अबे साले क्या पूरा पैकेट फूंक मारे सिगरेट के। रघु रूम की हालत देख हैरान हो गया था। रूम में हर तरफ सिगरेट की स्ट्रॉन्ग स्मेल फैली हुई थी। रूम में सांस लेना मुश्किल हो रहा था, पर छोटे वो तो इन सभी से बेखबर जाकर बेड पर लेट गया तो रघु ने उस पर भड़कते हुए कहा, साले तेरा दम नहीं घुट रहा, अगर मैं नहीं आता तो अब तक मर चुका होता। रघु ने गुस्से से बड़बड़ाते हुए जाकर बालकनी के
दरवाजे को खोल दिया। कुछ ही देर में रूम की से सिगरेट की स्मेल काफी हद तक जा चुकी थी। रघु ने एक बार फिर छोटे के पास आते हुए कहा, सो क्या रहा है? चल उठ। चलना नहीं क्या? छोटे उसकी बात सुनकर उठ कर बैठ गया। तो उठकर बाथरूम की ओर जाने को हुआ था कि तभी रघु ने उसे रोकते हुए कहा, तुझे क्या हुआ है? छोटे ने सिर झुकाए हुए कहा, क्या हुआ है? कुछ भी तो नहीं। रघु उसकी बात सुन उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने छोटे से कहा, तू मुंह क्यों छुपा रहा है? शकल देखा आपने? कुछ तो बात है। छोटे ने रघु के हाथ से झटक वहां से निकलने की कोशिश करते हुए कहा, कोई बात नहीं है, बहुत सिर दर्द है। रघु ने छोटे की बात सुन जल्दी से पूछे, धवनी से फिर झगड़ा क्या तूने? रघु की बात जैसे छोटे के दिल पर तीर की तरह जा लगी, इसलिए उसने अगले ही पल अपना सिर उठा रघु को देख गुस्से में कहा, हाँ, एक मैं ही तो सारे फसाद की जड़ हूँ। जो मैं ही झगड़ा करता हूँ वह तो सीधी गाय है, इतनी सीधी कि उसे एहसास और एहसान में फर्क नहीं पता। रघु ने छोटे की बात सुन अपनी आंखें बंद कर खोलते हुए कहा, ये बता तुझे उस बेचारी पर इतना गुस्सा करके मिलता क्या है? क्यों उसके पीछे पड़ा है? देखना, जब वह तुझसे जुदा हो जाएगी तब तू ही बैठ कर रोएगा उसके लिए। छोटे ने रघु की बात सुन उस पर भड़कते हुए कहा, मैं और उसके लिए कभी नहीं। और पहली बात तो मैं मुझसे जुदा होकर कभी भी नहीं जाएगी। कहाँ जाएगी? छोटे ना कहकर बाथरूम में चला गया। वहीं रघु को उसे देख थोड़ी हैरानी हुई। उसकी आंखों के नीचे गड्ढे पड़ चुके थे, आंखें सूजी हुई थी। शायद वे रोया था, पर क्यों? मन में आए सवाल का जवाब जब कुछ नहीं मिला तो वे अपना सिर झटक कर गुरु के पास चला आया। इधर गुरु रेडी हो गया था, वो भी नाश्ता कर रहा था और दीदी नहाने गई हुई थी। उसका नाश्ता हुआ और वे बाहर जाने को हुआ था कि जल्दी से किचन में या उसने अनवी को पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। उसने अनवी का चेहरा अपनी तरफ घुमाकर उसके होठों को छुआ ही था कि तभी उन दोनों के कानों में एक आवाज सुनाई दी, ओहो गुरु तो नहीं सुधरेगा, कितनी बार कहा है कैसे काम? कमरे का दरवाजा बंद करके क्या कर? रघु की आवाज सुन अनवी ठिठक गई। वहीं गुरु ने सामने देखा तो रघु उन दोनों की तरफ अपनी पीठ किए हुए खड़ा था। गुरु ने अनवी को छोड़ रघु के पास आ उसके सिर पर चपत लगाते हुए कहा, गलती मेरी नहीं तेरी है। तू साले मोहब्बत का दुश्मन है। खुद तो तेरे से प्रीति पटती नहीं तो दूसरों के रोमांस के बीच में टपक पड़ता है। गुरु के मुंह से प्रीति का नाम सुन रघु से घूरने लगा तो गुरु ने उसके गाल खींचते हुए कहा, ऐसे क्या देख रहा है? सब पता है मुझे। रघु ने ये सुन गुरु से दूर भाग जल्दी से अनवी के पास जाते हुए कहा, भाभी आज नाश्ते में क्या बना है? अनवी ने उसकी बात सुन मुस्कुराते हुए कहा, आलू के पराठे, पर आपको ये तभी मिलेंगे जब आप किसान भाई और धवनी को भी नाश्ते के लिए बुला कर लाएंगे। रघु ने उछलते हुए कहा, ओह ऐसा क्या? अभी आया। उन दोनों को लेकर रघु जाने को हुआ तो गुरु ने उसे टोकते हुए कहा, पर हाँ पर तू पहले नहा करा। रघु ने ये सुन जल्दी से कहा, हाँ ठीक है ना, क्यों भाभी के सामने मेरी इज्जत का कचरा करता रहता है? इतना कहकर रघु वहां से भाग निकला तो अनवी उसको देख हंसती। वहीं गुरु जो मुस्कुराकर किसी और से फोन पर बात करने लगा था तभी अनवी को याद आया और जैसे ही गुरु की फोन पर बात खत्म हुई तो उसने गुरु के पास आते हुए कहा, सुनिए। गुरु ने फोन में देखते उससे पूछा, हाँ कहो। अनवी ने उसे देखते हुए कहा, मुझे अपने पापा के पास जाना था, एक बार सबसे मिल लूं, पर पता नहीं कब मिलना हो पाएगा। मम्मी तो वैसे भी मुझसे नाराज है। उसके बाद सुन गुरु के हाथ फोन पर चलते हुए रुक गए। उसने अनवी को देखा जो आज थोड़ी दुखी लग रही थी और हो भी क्यों ना, आखिर गुरु उसके मम्मी पापा से दूर जो ले जा रहा था। गुरु ने अनवी को कमर से पकड़कर उसे अपने पास खींच लिया और उसके चीन को अपनी उंगली से पकड़कर उसका चेहरा ऊपर उठाते हुए कहा, हम यहाँ से जा रहे हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि तुम यहाँ फिर कभी वापस नहीं आ सकते। जब भी मुझे मौका मिला करेगा साल में एक बार तुम्हें जरूर मुंबई लेकर आया करूंगा। उसके बाद सुन अनवी को सब फक कर रो पड़ी और जल्दी से गुरु के गले लग गई। उसे सच में बहुत बुरा लग रहा था कि वो अपने मम्मी पापा अपने छोटे भाई से बहुत दूर जा रहे थे। गुरु अनवी को शांत कर पाया था उससे पहले ही दीदी वहां आ गई तो गुरु ने अनवी को दूर करते हुए कहा, रो क्यों रही हो? आंसू पोंछो, रेडी हो जाओ, तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ते हुए जाऊंगा। अभी जब तक हम यहाँ हैं तो तब तक के लिए तुम अपने घर रह सकती हो। अनवी ने उसकी बात सुन अपनी आंसुओं को बोझ से हिला दिया तो गुरु ने उसे छेड़ते हुए कहा, अजीब हो तुम भी, सीधे सीधे कह देती कि अपनी मम्मी के घर जाना है, ये गंगा जमुना बहाने की क्या जरूरत है? तभी दीदी ने अनवी को देखते हुए पूछा, क्या बात से अनवी तो रो क्यों रही है? गुरु ने उसकी बात सुन मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं दीदी, इसे अपनी मम्मी की याद आ रही, सोच रहा हूँ कि एक दो दिन के लिए छोड़ आऊँ, अपनी मम्मी के साथ रह लेगी। दीदी ने धीरे धीरे हाँ में से हिलाते हुए कहा, हाँ पर अब ज्यादा यहाँ रुकना ठीक ना विक्की, कल वो घर पर बात की थी, पापा की तबीयत ठीक ना सही, इसलिए अब जल्दी से जल्दी यहाँ से जाना होगा। गुरु ने ये सुन जल्दी से पूछा, क्या हुआ था? वो दीदी ने उसे देखते हुए कहा, बुखार है, कल इतना कुछ हो गया तो मेरा दिमाग कभी काम ना कर रहा था, ज्यादा देर बात ना हो पाई मम्मी से। गुरु ने उसको संभल होगा, आप परेशान ना हो, मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्द हम वह काम वापस लौट जाए, आज ही सारा काम खत्म करके आऊंगा।
दीदी ने हमें इसलिए ला दिया तो गुरु ने अन्वी से कहा तुम जल्दी रेडी हो जाओ फिर तो मैं तुम्हें छोड़ते हुए मिस्टर साहब के पास जाऊंगा। अन्वी ने हाँ मिश्री ला दिया और फिर उसने दीदी को बताया कि उसने उन सब के लिए नाश्ता बना दिया है। अन्वी अब जल्दी से रेडी होने के लिए चली गई। वहीं छोटे नहाकर बाहर आया तो रघु ने उससे कहा मैं नहाने जा रहा हूँ, भाभी नाश्ते के लिए बुला रही थी तो तू जब तक धवनी और आर्यन को नाश्ते के लिए बुला ले। छोटे रघु की बात सुनो अपने बालों को पहुंचते हुए रुक गया। उसने टॉवल बेड पर फेंकते हुए कहा मैं क्यों जाऊं, भाभी ने तुझे कहा है तो तू खुद जाकर बुला लाना। उसकी बात सुन रघु ने छोटे को बाथरूम में से गाली देते हुए कहा साले किसी काम का नहीं है। वहीं छोटे उसकी आवाज सुन उसे इग्नोर कर रेडी हो गया और रूम से बाहर निकल कर आया तो उसने एक नजर धवनी के रूम बंद डोर को देखा और फिर चुपचाप गुरु के रूम में चला गया। छोटे ने गुरु के पास जाते हुए पूछा अभी नहीं उससे बात हुई फिर तेरी। गुरु ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा हाँ कुछ पता नहीं चला। ये भाईजान को गोली किसने मारी, इस पर छोटे ने पूछा। तो फिर अब क्या करना है, गुरु ने उसे बताते हुए कहा करना क्या है, मिस्टर साय से बात हो चुकी। उन्होंने कहा कि अब सब कुछ उन्होंने क्लियर कर दिया है। उन तीनों का है नाम भाईजान के रिकॉर्ड्स में नहीं है और हम चाहे भी तो कहीं भी जा सकते हैं, इसलिए हम तीनों ही यहाँ से दूर मेरे गांव जा रहे। गुरु की बात सुन छोटे ने जल्दी से कहा हम तीनों यानी मैं और रघु भी। गुरु ने हाँ में सिर हिलाया तो छोटे ने कहा पर क्यों, हम दोनों वहां जाकर क्या करेंगे, तू जा तेरा परिवार है वहां को। गुरु ने छोटे की बात सुन जल्दी से कहा ये हमारे बीच तेरा मेरा कब से आ गया है, तो मैं और रघु अलग है क्या, मेरा परिवार तुम दोनों का परिवार नहीं हुआ क्या, हम तुम दोनों मेरे कुछ नहीं लगते। छोटे ने गुरु की बात सुन जल्दी से कहा नहीं मैंने ऐसा कब कहा, पर बात ये नहीं है, बात यह है कि मैं माँ को छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। तो गुरु ने कहा हम माँ को भी साथ ले जा रहे हैं और साथ ही कंचन और तनु को भी। देख छोटे बात को समझने की कोशिश कर, उस भाईजान को किसने मारा इस बात का किसी के पास जवाब नहीं है, पर इतना समझ ले जो भी था वह भाईजान से ऊपर था। भाईजान जरूर कुछ ऐसा तो जानता था जिसके चलते उसके साथियों ने उसे पुलिस की पकड़ से पहले ही मार दिया। मलिक के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था और वो गौरव वो एक नंबर का कमीना निकला साला, उसे कुछ नहीं पता ये बारूद ड्रग्स इनके ठेकेदार एक नहीं बल्कि कई होते हैं। भाईजान मर चुका है इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम अब यहाँ सुरक्षित है। मिस्टर साहब ने भी कह दिया है कि अब हमें यहाँ से कुछ वक्त के लिए सही पर मुंबई से दूर रहना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि तू हमेशा के लिए वहां रहना, पर जब तक ये मामला ठंडा नहीं पड़ जाता हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। गुरु की बात सुन छोटे ने अपना सिर हिला दिया, पर उसका मन तो इस समय धवनी के लिए परेशान था। वो उसे कैसे छोड़कर कहीं जा सकता है, वो अकेले यहाँ किसके भरोसे रहेगी, उसे अकेले छोड़ना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वह बहुत बेवकूफ लड़की है। छोटे अपने ख्याल में घूमता कि तभी वो वहां परेशान होते हुए और उसने छोटे के पास आकर पूछा धवनी कहाँ चली गई। छोटे ने उसकी बात पर भड़कते हुए कहा मुझे क्यों पूछ रहा है, अपने काम पर गई होगी। रघु ने छोटे की कॉलर पकड़ गुस्से में उस पर चिल्लाते हुए कहा साले उसका सामान भी काम पर गया है क्या, उसका भाई भी नहीं है। छोटे ने उसकी बात सुन खुद को उससे छुड़ाया और जल्दी से धवनी के रूम की तरफ भागा। रूम में आकर उसने देखा तो आगे धवनी का साथ ही उसके भाई का सामान गया था। खाली कमरे को देख छोटे के होश उड़ गए थे। उसने अपनी मुट्ठी को खींच लिया तो रात में लगी चोट से उसके हाथ में दर्द की लहर दौड़ गई। तभी अन्वी गुरु दीदी और रघु भी उसके पीछे पीछे चलाए। रघु ने छोटे के पास आके अब गुस्से में उससे पूछा बताएगा भी कि आखिर हुआ क्या है, मैं अच्छे से जानता हूँ कि तू नहीं उसे कुछ कहा है, तभी तो इस तरह से हम सबको बिना बताए यहाँ से चले गई। छोटे कुछ बोलने की बजाय चुप रहा तो अन्वी ने भी उसके पास आ जल्दी से पूछा क्या बात है ईशान भाई, आपने उसे फिर कुछ कहा, वैसे बिना बताए जा ही नहीं सकती। गुरु ने उन तीनों को देख अपना फोन निकालकर अनवी से कहा उसका नंबर दो मैं और भी उसे फोन करके पूछता हूँ। उसकी बात सुन अनवी ने उससे कहा धवनी के पास फोन नहीं है। धवनी का नाम सुनते ही छोटे जैसे नींद से जाकर उसने अनवी से कहा भाभी वे कहाँ चली गई, मैंने बस गुस्से में उसे जाने को कहा था और वह चली गई। छोटे ने परेशान होते हुए कहा यहाँ वो किसी को नहीं जानती, उसका भाई भी छोटा है, दोनों कहाँ चले गए। रघु ने उसकी बात सुन गुस्से में उस पर फटते हुए कहा अब ज्यादा एक्टिंग मत कर साले, तेरी वजह से गई है। वो जब देखो उस पर गुस्सा करता रहता था, अब तो खुश होगा ना, चली गई वो। छोटे के कान सुन पड़ने लगे थे उसे। ना तो इस वक्त अन्वी की बात समझ आ रही थी ना ही रघु की। उसने रघु को खुद से दूर धकेल दिया और जल्दी से बाहर निकल गया। उसकी हालत देखकर मैंने गुरु से कहा जरूर इन दोनों के बीच कुछ हुआ है। धवनी यहाँ से कहीं जा ही नहीं सकती थी क्योंकि वह खुद यहाँ से जाना नहीं चाहती थी, वो ईशान भाई को चाहने लगी थी, तो फिर ऐसे कैसे चली गई। गुरु ने अन्वी का हाथ पकड़ते हुए कहा तुम टेंशन मत लो, मिल जाएगी वो। रघु तू छोटे के साथ जा और धवनी को ढूंढ कर ला, मैं भी अभिनव से मदद मांगता हूँ। गुरु की बात सुन रघु जल्दी से छोटे के पीछे पीछे नीचे तक आया तो देखा छोटे कार में बैठ कहीं निकलने को तैयार था, पर रघु जल्दी से जाकर कार में बैठ गया था। वहीं छोटे का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसके मन में बस एक ही डर था कि कहीं धवनी किसी गलत हाथों में ना पड़ जाए।
सच सच बता छोटे कि हुआ क्या है तुम दोनों के बीच। रघु की बात सुन छोटे ने एक नजर उसे देखा और फिर सामने रोड पर देखने लगा तो उसकी आंखों में नमी देख रघु ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, क्या हुआ है, मुझे नहीं बताया गया। छोटे ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं मैं बहुत बुरा हूँ। रघु उसे सबसे बचाकर अपने साथ लाया था और खुद मैंने ही उसके साथ सब गलत कर दिया। यहाँ तक कल मेरा हाथ तक उठ गया उस पर। रघु ने हैरान हो उससे पूछा, ये क्या कह रहा है। छोटे ने अपने भरे गले से कहा, मुझे उसने मुझसे कहा था कि वो मुझे छोड़कर कभी छोड़कर नहीं जाएगी और देख मुझे छोड़कर चली गई। रघु ने छोटे की हालत देख उससे कहा, तो पहले गाड़ी साइड में लगा। छोटे ने उसके कहने पर गाड़ी साइड में होगी तो रघु ने उसे देखते हुए कहा, कहीं नहीं गई वो, हम दोनों उसे लेकर आएंगे। छोटे ने मना करते हुए कहा, नहीं वो नहीं आएगी मेरे पास और मुझे भी अपने पास नहीं चाहिए। रघु ने छोटे की बात सुन उस पर भड़कते हुए कहा, साले अब भी झूठ बोल रहा है, मैं अच्छे से जानता हूँ कि तू उस पर कितना मरता है, सब जानता हूँ कि तू कितनी उसकी परवाह करता है और तू भी क्या, वो खुद तुझे प्यार करती है। मैंने खुद उसकी आंखों में तेरे लिए प्यार देखा है। छोटे ने मना करते हुए कहा, नहीं वो प्यार नहीं करते मुझसे और वे क्या, मैं खुद उससे प्यार नहीं करता। ये लड़कियां प्यार के लिए होती ही नहीं है, इन्हें बस पैसा चाहिए होता है, प्यार नहीं, बस खुद के लिए जीती है। इस पर रघु ने भड़कते हुए कहा, छोटे तू हर लड़की में मुस्कान को देखना बंद कर दे। जब मैं धोनी की आंखों में तेरे लिए प्यार देख सकता हूँ तो क्या तुझे उसकी आंखों में अपने लिए प्यार नजर नहीं आता। आएगा भी कैसे, तूने उसकी आंखों में देखा ही कब। ईशान मेरे भाई तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैंने वो लड़की। ये कहते हुए आगे बढ़कर छोटे के पास आने लगी तो छोटे ने उसे हाथ दिखा रोकते हुए कहा, वहीं रुके, यहाँ क्या कर रही है आप। उस लड़की ने रुककर छोटे से कहा, तुम्हें ढूंढने तो मैं ढूंढते यहाँ तक आई। उस दिन हॉस्पिटल में तुम्हें देख मुझे अपनी आंखों का भरोसा ही नहीं हो रहा था कि छोटे ने उस लड़की को बीच में टोकते हुए कहा कि मैं जिंदा हूँ। छोटे की बात सुन उस लड़की ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाया तो छोटे मुस्कुरा और फिर उसने अपने दोनों हाथों को जींस की पॉकेट में डाल नीचे देख हंसते हुए कहा, वैसे मैं भी हैरान हूँ आपको यहाँ मेरे पीछे आते देख। उस लड़की ने छोटे के पास आते हुए कहा, ईशान आई नो हमारे बीच को बहुत गलत फहमी है, जो हुआ था उसकी वजह से है, तुम्हारा गुस्सा होना भी बिल्कुल करेक्ट है, बस बट उसमें डेट या मेरी कोई गलती नहीं है, सब मॉम ने किया, डेट की कंडीशन ठीक नहीं है। ईशान प्लीज एक बार उनसे मिल लो। उस लड़की ने अपने सामने हाथ जोड़ते देख छोटे ने कहा, ओह ये क्या देख रहा हूँ मैं, ईशानी खुराना मेरे सामने हाथ जोड़ रही है, अनबिलीवेबल, व्हाट्स द मैटर सिस्टर। छोटे ने उसके पास जाते हुए कहा, डेट की वजह से आप यहाँ नहीं, मैं मानने को राजी नहीं। नाउ टेल मी द ट्रुथ। ईशानी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, नो ईशान यू आर गेटिंग मी रॉन्ग, प्लीज एक बार मुझे सब कुछ समझाने तो दो। छोटे ने उसकी बात सुन जल्दी से कहा, रियली बट सॉरी मेरे पास आपकी किसी बात को सुनने के लिए टाइम नहीं है, मैं लेट हो रहा हूँ। ये कि छोटे ने अपना रूम लॉक किया और वहां से जाने को हुआ था कि तभी सनी ने उसके पीछे पीछाते हुए कहा, ईशान डेड की कोई गलती नहीं थी, प्लीज एक बार घर चलो। जब से उन्हें पता चला है कि तुम जिंदा हो वो बस तुम्हें एक बार देखना चाहते हैं, तुमसे बात करना चाहते हैं। छोटे ने उसकी बात सुनो हमने रुक कर कहा, नहीं मैं कभी वापस नहीं आऊंगा और डैड के पास तो कभी नहीं, उन्होंने मेरी मॉम को मुझसे छीन लिया, आज मैं जो हूँ उनकी वजह से मुझे नफरत है उनसे। छोटे अपनी बात के जाने लगा तो ईशानी ने उससे कहा, प्लीज ईशान घर चलो, यहाँ इस बेकार से जगह में क्यों रहना जब तुम्हारे पास खुद का घर है। ईशान ईशानी 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 चिल्लाती पर छोटे ने उसे एक बार भी मुड़कर नहीं देखा और वो बस रघु की बाइक लेकर वहां से चला गया। इधर स्टेशन पर रघु प्रीति से फोन पर बात करने में बिजी था तो वहीं गुरु अनवी के साथ सभी के पास खड़ा ट्रेन के में आने का इंतजार कर रहा था। कुछ ही देर में ट्रेन भी आ गई। ट्रेन अपने निर्धारित समय से 5 मिनट लेट थी। ट्रेन को देख गुरु ने परेशान हो रघु से कहा, ये छोटे अभी तक नहीं आया। रघु ने एंट्री गेट की तरफ देखते हुए कहा, पता नहीं कहाँ रह गया, फोन भी बंद है। इधर उधर देख गुरु ने अनवी मौसी और दीदी को ट्रेन की बोगी में चढ़ा दिया और बोगी फर्स्ट वाली थी, फर्स्ट एसी वाली थी। दीदी ने उन लोगों को जाने का इंतजाम किया था। सफर लंबा था तो अनवी के लिए सफर करना आसान है, इस बात का उन्होंने खास ख्याल रखा था। उन लोगों के लिए अलग कंपार्टमेंट बुक किए थे। जाने को वो लोग प्लेन से भी जा सकते थे पर दीदी को प्लेन से डर लगता था। गुरु ने अनवी को अपने साथ कंपार्टमेंट में ले जाकर कहा, मैं अभी आया। अनवी ने हाँ में से हिलाया और बस पानी की बोतल लेकर सीट पर बैठ गई। ट्रेन स्टेशन छोड़ने के लिए रेडी थी। गुरु परेशान था। मैं बाहर निकल कर आया तो रघु छोटे को फोन कर रहा था। ट्रेन का हॉर्न बजा तो वो परेशान हो गई। रघु ने गुरु को देखते हुए कहा, तू जा, मैं छोटे वाली ट्रेन से आ जाएंगे। गुरु ने उसकी बात सुन कुछ कहना चाहा था कि तभी किसी ने उन दोनों को पीछे से पकड़कर बीच में आते हुए कहा, तुम दोनों को चलना नहीं है क्या। ट्रेन चलना शुरू हो गई। ये और कोई नहीं छोटे था जी। उसकी आवाज सुन रघु ने मुड़ते हुए कहा, अबे साले। पर तब तक छोटे जल्दी से भागकर ट्रेन में चढ़ गए तो गुरु और रघु भी हंसते हुए भागे और जल्दी से ट्रेन पकड़ चढ़ गए। तीनों मुंबई से दूर एक नए सफर पर चल पड़े थे। तीनों अब पीछे छूट रही मुंबई को देख रहे थे। बेशक उन तीनों को इस मुंबई में बहुत कुछ दिया था। उन तीनों की गहरी दोस्ती तीनों को अपनी अपनी मोहब्बत में मिली पर अब
तक मुकम्मल सिर्फ और सिर्फ गुरु की हुई। गुरु को जीने की वजह उसकी मोहब्बत मिल चुकी थी, वहीं लोगों को उसकी महबूबा तो मिली पर उसकी मोहब्बत मुकम्मल होना बाकी थी। और छोटे को मोहब्बत में एक बार फिर दर्द मिला था। इस सपनों की नगरी में रघु ने छोटे पर भड़कते हुए कहा, साले तूने तो डरा ही दिया था, मुझे लगा निकल गया तू तो ढवनी को ढूंढने। उसकी बात सुन छोटे का मुस्कुराता हुआ चेहरा मुरझा गया तो गुरु ने बात संभालते हुए कहा, अब यहीं खड़े रहने का इरादा है, चलो। छोटे रघु छोटे मौसी देवी एक कंपार्टमेंट है, वहीं गुरु के साथ अन्वी एक अलग कंपार्टमेंट में थी, जो कि ट्रेन के चलने पर भी गुरु नहीं आया तो परेशान हो उसे देखने जाने ही वाले थे कि तब तक गुरु आ गए। अनवी ने उसे देखते हुए पूछा, ईशान भाई आ गए? गुरु ने हाँ में से हिला। ग्रुप का डर बंद कर दिया तो अनवी भी सीट पर जा बैठी। गुरु उसके पास जा बैठा और उसने अनवी को देखते हुए पानी मांगा तो अनवी ने उसे बोतल पकड़ा दी। गुरु ने पानी पीते हुए अनवी को देखा तो अनवी ने उसकी नजर घूमी से उसके रक्सर माँ को मुँह फेर लिया। तो गुरु ने पानी पीने के बाद उससे कहा, इतना दूर क्यों बैठे हो, इधर आओ। अनवी उसके ऐसा कहने पर उसके पास खिसक आई तो गुरु ने बोतल छोड़ अब जल्दी से अब ठीक से बैठा अनवी को अपनी गोद में आने का इशारा किया तो उन्होंने उसकी बात सुन उसके चाय से उठकर धीरे से कहा, नहीं आप ऊपर जाइए। गुरु ने उसके न कहने पर उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, क्यों? गुरु उठा और उसने अपनी सीट को एडजस्ट करते हुए कहा, ये इतनी बड़ी है कि मैं और तुम आसानी से इसको ला सकते हैं। अनवी ने उसे देखते हुए कहा, बगल वाले केबिन में सभी है, किसी ने देख लिया तो अच्छा लगेगा। गुरु ने उसकी बात सुन अब अपने सिर को पकड़ते हुए कहा, क्या हो तुम्हें? जब 2 महीने बंद किया है तब यहाँ तक पर्दे भी लगाए हैं तो कैसे कोई देख सकता है? अब फालतू बकवास बंद करो और आओ, पूरे 1 हफ्ते बाद तुम मेरे पास हो, मैं ऐसे नहीं छोड़ने वाला। इतना टाइम अपने मम्मी पापा के साथ हो फिर भी बच्चों की तरह रो रही थी। गुरु अनवी को अपने साथ लेकर लेटा तो अनवी के मुंह से हल्की सी स्किन निकल गई। उसकी आवाज सुन गुरु ने परेशान होते पूछा, क्या हुआ? अनवी ने अपना कान पकड़ते हुए कहा, गुरु ने कहा, झुमका पिसट में अटक गया। गुरु यकीन अनवी की मदद कर आहिस्ता से उसके कान के झुमके को लग गया। उसके दोनों झुमके निकालकर साइड में रख दिए। उसे अनवी और खुद को ब्लैंकेट से कवर करते हुए कहा, तुम्हें भूख तो नहीं लगी ना? अनवी ने मना करते हुए कहा, नहीं। गुरु ने अनवी का हाथ पकड़ अपनी अंगुलियों को उसकी उंगली में उलझाया, इसका माथा चुमा तो उन्होंने अपनी आंखें बंद करके कहा, ये क्या कर रहे हैं? तो गुरु ने उसके गाल को अपने होठों से छूते हुए कहा, थोड़ा सा प्यार। गुरु ने अनवी की पतली कमर को पकड़ अपने हाथ से सहलाया तो उन्होंने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, मत कीजिए। तो गुरु ने अपने गाल से उसका गाल सहलाते हुए कहा, क्यों ना, ये कहा ना आज नहीं छोड़ने वाला। अनवी ने उसकी बहन की भी बातें सुनकर, कैसे जिद कर रहे हैं? जगह देखिए, हम ट्रेन में है, बेडरूम में नहीं। गुरु ने अनवी की बातों को इग्नोर कर जब उसके पेट को सहलाते हुए कहा, तुम्हें नहीं लगता तुम मेरे साथ गलत कर रही हो? हर वक्त साथ होती हो फिर भी तुम्हें प्यार करने का एक मौका नहीं मिला। उसके साथ अभी तो उसे छूने लगे और वे खिसकते हुए अब उसके गले को ने चूमने लगा। अनवी की धड़कनें बढ़ने लगी। उसने अपने हाथों को उसकी पीठ पर ले जाकर कसते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर तक उसके गले को चूमने के बाद गुरु ने उसके चेहरे को अपने हाथों में ले उसके होठों को अपने होठों से छूकर कहा, अब तो खुश होना, सब कुछ ठीक हो गया है। अनवी ने गुरु के छूने पर भारी हो चुकी अपनी सांसों को संभालते हुए कहा, हाँ पर मुझे डर लग रहा है। गुरु ने उसके गालों तो बारी बारी से चूमते हुए पूछा, क्यों? तो अनवी ने गुरु को शरारत करने पर चिढ़ते हुए कहा, क्यों? क्यों क्या? मैं पहले कभी गांव नहीं गई हूँ, मुझे वहाँ के तौर तरीके कुछ नहीं पता। दीदी ने बताया कि आप पिताजी बहुत स्ट्रिक्ट है, उन्हें मैं अच्छी तो लगूंगी ना? अनवी की बातों को सुन गुरु मुस्कुराया और उसने अनवी के कान में फुसफुसाते हुए कहा, तुम अब मेरी हो, ताई को पसंद आओ या ना हो पर मुझे पसंद हो तो क्या फर्क पड़ता है? अनवी ने ये सुन अपना मुंह खोला है ताकि गुरु ने उसके होठों को अपने होठों के बीच दबा लिया। वो उसे किस करने लगा और वे भी पर्सनैलिटी। अनवी ने उसके प्यार पर एतराज नहीं जताया, वो उसे डीपली किस कर रहा था तो अनवी ने उसका हाथ तो उन्होंने उसका साथ देना चाहा पर गुरु वो उसे मौका देने पर राजी नहीं था। वह उस पर खुद छाया हुआ था। उसके हाथ लगातार अनवी की मुलायम मुखमली कमर को सहला रहे थे और वे खुद अनवी के होठों का रस पी रहा था कि तभी डोर पर नोक की आवाज सुन अनवी होश में आई और उसने गुरु को रोकते हुए कहा, कोई है? गुरु ने मना करते हुए कहा, कोई नहीं है। और एक बार फिर उसके होठों पर झुका तो डोर नोक की आवाज सुन चिढ़ गया। अनवी के पास उठो तो अनवी की पूरी साड़ी अस्वस्थ हो गई थी, इसलिए अनवी ब्लैंकेट में और अधिक छुप गई। वहीं गुरु ने डोर ओपन किया तो सामने खड़े रुकू को देख चिढ़ गया। वहीं मुंबई में एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने एक शानदार चमचमाती ब्लैक कलर की कार आ गई कि उस कार में ईशानी खुराना आई। उससे में किसी से फोन पर बात करते हुए बाहर निकल कर आई और जल्दी से उस बिल्डिंग में एंटर हुई थी कि तभी वे किसी लड़की से बुरी तरह टकरा गई। ईशानी का फोन हाथ से छूटकर नीचे गिरा तो उसने अपने सामने खड़ी लड़की को गुस्से से कहा, व्हाट द हेल, देखकर नहीं चल सकती क्या? उस लड़की ने ईशानी से माफी मांगते हुए कहा, सॉरी मैम। ईशानी ने उस पर गुस्से से वही अपनी नजर डाली और वहां से जाने हुई पर उस लड़की की साधारण सी वेशभूषा को देखकर अधिक गुस्से से भर गई। उस लड़की ने सिंपल सा टॉप और नीचे साधारण सी जींस पहनी हुई थी। उसे जाते देख ईशानी ने कहा, रुको, यहाँ क्या करने आई हो? जानती भी हो ये तुम जैसे लोगों के आने की जगह नहीं, औकात है तुम्हारी जो तुम यहाँ आई हो? उस लड़की ने ईशानी से कहा, नो मैम, आप मुझे गलत समझ रही है। ईशानी ने उस पर भड़कते हुए कहा, अब तुम मुझे बताओ ये गलत सही के बारे में। ईशानी उस पर और भड़कती उससे पहले वहाँ एक और लड़की आई
और उसने जल्दी से ईशानी से कहा, सॉरी मैम, ये धवनी है, हमारे स्टूडियो की न्यू रिसेप्शनिस्ट। ईशानी ने धवनी को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, ये ऐसी होती है रिसेप्शनिस्ट, इसे ढंग का ड्रेसिंग सेंस तक नहीं है और तुमने इसे यहाँ का रिसेप्शनिस्ट बनाया हुआ है। उस लड़की ने ईशानी की बात सुन धीरे से कहा, सॉरी मैम, पर इस रूम सर ने सिलेक्ट किया है। ईशानी ने सुन खुद से कहा, इस रूम को। तो मैं ईशानी ने अब एक नजर उन दोनों को देखा और फिर उन्हें जाने का इशारा कर अपने फोन से किसी को कॉल लगा और जैसे उधर से कॉल पिक हुआ तो ईशानी ने गुस्से में कहा, मैंने कहा था ना मोम कि वो ईशान हमारी बातों में नहीं फंसने वाला, उसने आने से मना कर दिया है, अब क्या होगा। 100 का क्या करने वाली है आप। उधर से कॉल पर एक औरत ने कहा, काम डाउन बेबी, वो जरूर आएगा, बस उस पर नजर रखो। इधर ईशान नाम सुन धवनी के पैर आगे बढ़ने की बजाय रुक गए और वो ईशान की बातें सुनने लगी थी कि ईशानी उसे देख चिल्लाई, तुम खड़े क्यों हो। तो धवनी सब छोड़ हड़बड़ाकर वहां से निकल गई। दूसरी तरफ ट्रेन में रघु गुरु को देख हंसने लगा तो गुरु ने उस पर घूरते हुए पूछा, क्या हुआ, हंस क्यों रहा है। तो रघु ने उसे हिलाते हुए कहा, कुछ नहीं, तुम दोनों की दीदी बुला रही है। गुरु ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हम आते हैं। गुरु डोर बंद करने को हुआ था कि तभी रघु ने उसे अपने पास खींचते हुए कहा, अपना चेहरा साफ करके आना। उसकी बात सुनकर ही गुरु को सब समझ आ गया और उसने जल्दी से अपना हाथ रख अपने होठों को छुपाना चाहता कि रघु हंसते हुए वहां से निकल गया। गुरु ने डोर बंद कर अपना चेहरा सामने मिरर में देखा तो अनवी के होठों की लाली उसके चेहरे पर इधर उधर लगी हुई थी। अनवी ने उसे देखते हुए पूछा, क्या हुआ। तो गुरु ने अपना हुलिया ठीक करते हुए कहा, चलो दीदी बुला रही है। अनवी ने हाथ में से लाया और उठ बैठी। साड़ी ठीक कर उसने भी अपना हुलिया ठीक किया और गुरु के साथ बगल वाले केबिन में चली गई। वहीं केबिन में दीदी, मौसी, छोटे और रघु अपनी बैठक जमा कर बैठे हुए थे। सफर लंबा था तो कितना सोकर काटते, इसलिए हंसते खेलते बातें करते हुए समय निकालना बहुत अच्छा था। वहीं इन सब के बीच छोटे अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान ओढ़े बैठा हुआ था। दिल दिमाग उसके दोनों ही वहां मौजूद नहीं थे कि तभी गुरु ने उसे आवाज देते हुए कहा, कहाँ खोया है, खाने का पूछ रहा हूँ, कोई जवाब ही नहीं दे रहा। छोटे चेहरे पर उसने अब खुद को नॉर्मल दिखाते हुए कहा, अरे खाऊंगा, बहुत जोरों की भूख लगी है। खैर जैसे तैसे उन लोगों का समय कट चुका था और लगभग 25 घंटे का सफर तय कर वो लोग शाम 7:30 बजे तक हरियाणा आ चुके थे। स्टेशन पर उन्हें लेने कार भी आ चुकी थी। सभी लोग स्टेशन पर खड़े हुए थे कि तभी घर से गाड़ी लेकर आया ड्राइवर बबीता दीदी को देखते हुए उनके पास आ पहुंचा। उसने दीदी से कहा, क्या दीदी, जो इतने सारे मेहमान और गुरु जीजा जी ना आए, आपके साथ ड्राइवर नहीं आता तो वे गुरु को जानता ही नहीं था, इसलिए भी उन सबको मेहमान ही समझ रहा था। उसकी बात सुन बबीता दीदी मुस्कुरा दी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अभी तो नहीं समझेगा, ये बहुत बड़ा सरप्राइज है पापा वास्ते। चल सब घर पर माँ राह देख रहे होंगे। बबीता दीदी ने गुरु की बात को अनसुना कर दिया था। ड्राइवर ने उसकी बात समझ नहीं आया। उसने दीदी का अपने हाथ में जितना सामान बन सका उठा लिया और उन सबको अपने साथ कार तक ले आया। ड्राइवर ने दीदी से कहा, जी अपना फोन कर बता दीदी तो मैं 2 गाड़ी लेकर आता। गुरु ने उसकी बात सुनकर कहा, तू टेंशन मत ले, हम सब इसी में आ जाएंगे। गाड़ी छोटी नहीं थी, व्हाइट कलर की बोलेरो कार थी। छोटे और रघु चुपचाप जाकर सामान के साथ पीछे बैठ गई। वहीं अनवी दीदी और मौसी आगे और सबके आगे ड्राइवर ड्राइविंग सीट पर बैठने को हुआ था कि तभी गुरु ने उसे रोकते हुए कहा, गाड़ी में चलाऊंगा। तो ड्राइवर ने कहा, भाई आपको तो पता कि खड़े जाना से तो मैंने तभी भाभी ने ड्राइवर को रोकते हुए कहा, भोला इसे गाड़ी ले जाने दे, जरा मैं भी तो देखूं इसने कहीं रास्ते भूल तो ना गया। दीदी की बात सुन ड्राइवर ने चाबी गुरु को दे दी और खुद गुरु के बगल में पैसेंजर सीट पर बैठ गया। गुरु ने कार स्टार्ट कर रोड पर दौड़ा दी। कार में ब्रेक लगा। गुरु ने गाड़ी चौधरी विनाश के सामने रोकते हुए कहा, देखा दीदी, कुछ नहीं भूला मैं। दीदी मुस्कुरा दी। उन्होंने गुरु से कहा, जे तो है। सभी कार से बाहर निकल आए तो रघु छोटे भी गाड़ी रुकने पर बाहर निकल कर आए। रघु ने अंगड़ाई लेते हुए अपनी कमर सीधी कर अब नजर इधर उधर दौड़ाई तो सामने सफेद रंग के बड़े से घर को देखता रह गया। उसने छोटे के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, क्या शानदार घर है। छोटे ने हाँ में से हिलाया और फिर घर को देखते हुए कहा, सुबह देखने पर और शानदार लगेगा। रघु ने उसकी बात सुना हाँ में से हिला जाए तो देखा सब लोग अंदर जाने लगे थे। रघु और छोटे ये देख जल्दी सुन के पीछे पीछे हो लिए थे कि तभी दीदी ने गुरु और अनवी को रोकते हुए कहा, अरे तुम दोनों ऐसे कैसे अंदर आने लगे। दीदी की बात सुन गुरु के माथे पर बल पड़ गए तो दीदी मुस्कुराकर उसे बताते हुए कहा, अरे बाबू, अनवी पहली बार अपने ससुराल आई है तो इसे ही अंदर आवेगी के इधर ही रुक। इतना कहकर दीदी मुस्कुराती हुई अंदर चली गई तो अनवी गुरु की तरफ देखने लगी पर गुरु ने उससे मुंह फेर लिया। उसके ऐसा करते थे अनवी उदास हो गई। असल में कल रात गुरु ने अनवी को ट्रेन में ग्रुप में जल्दी आने को कहा था पर वे दीदी के पास बैठे हुए ही बातें करते रह गई और जब देर रात आई तो तब गुरु उसे नाराज होकर ऊपर वाले बर्थ पर जाकर सो गया था। अनवी ने स्वभाव से मनाने की कोशिश की, यहाँ तक पूरा दिन मनाने की कोशिश की पर वो उससे बात तक करने पर राजी नहीं था। गुरु मुंह फेर कर छोटे और रघु से बात कर ही रहा था कि तभी घर के अंदर से आवाज आने लगी थी, बबीता कपड़े ले जा रही है। तो बबीता दीदी ने खुश होकर कहा,
पापा आओ तो सही। इतना कहकर दीदी अपने पापा को खींचते वहां लेकर आई तो घर के मुख्य द्वार पर खड़े गुरु को देख वो हैरान रह गई। पीछे पीछे बबीता दीदी की मम्मी भी आई थी कि वे अपने सामने खड़े गुरु को देख हैरान हो चिल्ला उठे। विक्की गुरु अपना नाम सुन उन्हें देख मुस्कुरा दिया और जल्दी से अंदर आ उसने अपनी ताई के पैर छूकर उनसे पूछा कैसी हो ताई। पर उनके मुंह में तो जैसे शब्द जम से गए। वहीं जब गुरु ने अपने ताऊ के पैर छुए तो वे जैसे होश में वापस आ गए। उन्होंने बबीता दीदी का हाथ पकड़ते हुए पूछा ओ यो अपना विक्की से। विक्की ने बबीता दीदी की आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने अपना सिर हिलाते हुए कहा हाँ पापा विक्की से ने कुछ ना हुआ था। उसने इनकी बात सुन रघुवीर जी ने गुरु को देखा और फिर उसका चेहरा अपने हाथ में थाम अगले ही पल उसे गला लगा बोले छोरा कड़े छुपा बैठा था। वे भावुक हो गए थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।